सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में जहां हम रिवाइज करेंगे सेकंड शेड्यूल। अब सेकंड शेड्यूल क्या है ना, बच्चू सा है, छोटू सा है, मरियल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। फर्स्ट शेड्यूल करने के बाद तो ऐसा लगता है अरे क्या है यार, अभी कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है सर, मजे की बात है, इसमें तीन ही पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू अ सीए इन प्रैक्टिस। ये कहता है सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1। 1 मतलब एक नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर उसने डिस्क्लोज कर दी इंफॉर्मेशन जो उसके क्लाइंट ने दी है टू एनी पर्सन, देन ही विल बी गिल्टी एक्सेप्ट हिज क्लाइंट। खुद उसने क्लाइंट को ही दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन तो चलेगा, या फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट और विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फिर हमने ये कुछ एक्सेप्शन पढ़ी थी, इनको आपने रीड करना है। इसके अंदर आप दे सकते हो, जैसे कि एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी, स्टॉक एक्सचेंज को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो क्लाइंट ने खुद का है, दे सकते हो तो दे दो। 143.12 की फ्रॉड रिपोर्टिंग कर रहे हो तो दे सकते हो। प्लस अगर देयर इज अ लीगल कंपल्शन, आप कोर्ट के अंदर खड़े हो और आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आप दे सकते हो। इसी तरह क्लॉज 2 की हम बात करते हैं। सर क्लॉज 2 क्या कहता था? क्लॉज 2 नहीं, पहले तो सर अच्छे से बोलो, ये क्लॉज 2 है। 2 का क्या मतलब था? कोई भी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, उससे पहले प्लीज चेक तो कर दो। मैंने कहा चेक तो कर दो, मतलब सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सर्टिफाइज और सबमिट्स। मेन चीज पता है क्या होती है ना, पहला वर्ड याद रहना चाहिए। अगर ये पहला वर्ड याद आ जाता है पूरा क्लॉज याद आ जाता है, तो ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, चिंता मत करना। सर्टिफाइज और सबमिट इन हिज नेम, इन द फर्म नेम, क्या? रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से बोलते थे रोफस। सर ये रोफस क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता, नाम ऐसे याद रख लेते हैं। रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स unless such examination has been done by him, his partner or any of his employee or any other CA in practice। ये प्रैक्टिस वाला वर्ड याद रखेंगे, ठीक है सर। फिर आते हैं सर क्लॉज 3, गोलमाल 3, ईओ ई, यानी a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he परमिट्स। अब ये 3 में वर्ड याद रखना, परमिट्स। पहले में क्या था? सब सर्टिफाइज और सबमिट्स, इसमें आता है परमिट्स। तो सर्टिफाइज, सबमिट्स, परमिट्स, कम ऑन, सर्टिफाइज, सबमिट्स, परमिट्स। परमिट्स हिज नेम और द नेम ऑफ हिज फर्म टू बी एसोसिएटेड विद द रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ अर्निंग्स। दीज अर्निंग्स, एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स, एस्टिमेट है मतलब अर्निंग फ्यूचर में होंगी। दीज आर कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर ट्रांजैक्शन इन अ मैनर दैट पब्लिक को ऐसा लगता है ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। बट आप दे सकते हो सर, हमको पता है, बस 3 चीजें लिखनी जरूरी है। बस का क्या मतलब था? बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अजम्पशंस एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, एज लॉन्ग एज यू डोंट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। फिर हमने पढ़ा क्लॉज 4। 4 क्या था? 2 स्क्वायर। पहला 2 आया 20% वाले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट से, दूसरा 2 आया कूलिंग पीरियड से। कूलिंग पीरियड फॉर अ डायरेक्टर टू बिकम अ ऑडिटर वंस ही रिजाइन्स फ्रॉम द कंपनी। ये कहते हैं कोई भी रिपोर्ट आप देते हो ऑन द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप क्या हो जाओगे? गिल्टी, अगर आपका या आपके पार्टनर का या आपकी फर्म का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिर आते हैं सर क्लॉज नंबर 5 और 6। 5 और 6 में मेन चीज आपको बस ये ध्यान रखनी है, दोनों में कॉमनैलिटी क्या है? पहले तो आप सीए हो और आप दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ प्रोफेशनली एसोसिएटेड हो, एंड दोनों केसेस में ही आपको पता है गड़बड़ हुई है। 5 में क्या गड़बड़ हुई है? डिस्क्लोजर नहीं हुआ। 6 में क्या गड़बड़ हुई है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो 5 के साथ जितने भी अब क्लॉजेस स्टार्ट होंगे वो किससे स्टार्ट होते हैं? फेल से, यानी फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। सेकंड पॉइंट, इट वाज नोन टू हिम, disclosure was necessary to make the financial statement not misleading, and the fourth point is he was associated in the professional capacity। उसके बाद सर हमने इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल भी पढ़ा था, ईपीएफ वाला, याद रखना। और एक ना ये नोट है, ये जो नोट है ना, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, यहां पे लिख रहा हूं, काम आएगा, इसको रीड कर लेना, काम आएगा। बिकॉज आज जब मैं आपको असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस में इसी नोट के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, और जब उस क्वेश्चन में क्लॉज 5 लिखा होगा, ठीक है, क्लॉज 5 या 6 लिखे होंगे, आप हो जाओगे ताज्जुब। तो मैंने उसी ताज्जुब से बचने के लिए आपको नोट दिया, तो याद रखना, ठीक है सर। फिर आता है सर क्लॉज 6। क्लॉज 6 किसकी बात करता है? ये कहता है अगेन देयर इज अ फेलियर टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, अगेन इट वाज नोन टू हिम, ही इज एसोसिएटेड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। फिर हमने ये बात डिस्कस की थी। अब आता है क्लॉज 7। 7 में क्या था? 7 दिन क्या करेंगे? एक्सरसाइज। 7 दिन क्या करेंगे? एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी, ड्यू डिलिजेंस, और यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज, यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 7। अब इसमें आपने याद रखना, एक्सरसाइज करने से क्या बढ़ती है? वाइटलिटी। तो वाइटल वाली लाइन याद रखना, इट इज अ वाइटल क्लॉज विच गेट्स अट्रैक्टेड व्हेन
it is necessary to judge chartered accountant has reasonably discharged his duties. Plus negligence covers everything from the frontier biscuits to collateral minor negligence. That means the frontier of fraud to collateral minor negligence. एक बार केसवानी के किस्से भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सर कहाँ गए? मैंने कहा ये रहे, अगर ऑडिटर ने कोई बेवकूफी करी तो हमेशा क्लॉज 7 आएगा, यानी वो अपने आर्टिकल पे रिलाय कर गया, खुद चेकिंग नहीं करी, उसने अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, बेसिक ऑडिट प्रोसीजर नहीं करे, पासबुक चेक नहीं करी, कैश वेरिफिकेशन नहीं करी, अपना पासवर्ड क्लाइंट के साथ शेयर करता है, नालायक। उसने एक ही बैलेंस शीट पे दो रिपोर्ट दी, गलत बात है। अगर एक ऑडिट रिपोर्ट देते हो कहते हैं नोट्स अलग से आएंगे, मैंने कहा रिपोर्ट के नोट्स कब से आने लग गए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स होते हैं। और एक रिपोर्ट भेजने के बाद कहते हैं इसमें जो गलती है उसकी करेक्शन स्लिप भेजिए, जिसको वो प्रूव नहीं कर पाया। अब सर दो चीजें ऐसी हैं, दो एरियाज ऐसे जिसमें 7 के साथ 2 क्लॉज की एडिशन होती है, वो क्या है सर? एक तो वो है जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन आता है। जब भी गलत सर्टिफिकेट होगा 7 आएगा, ये हमको पता है, बट अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन का सर्टिफिकेट है तो 2 भी लिख देंगे, भले ही आधे मन से लिखेंगे बट लिखेंगे ताकि नंबर पूरे मिल जाए। ठीक है, क्या बढ़िया बात है, आधे मन से लिखेंगे ताकि नंबर पूरे मिल जाए। मैंने कहा वेरी गुड। अब आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन फॉर अ पीरियोडिकल और न्यूज़पेपर। अगर इसमें गड़बड़ है तो क्लॉज 8 तो जरूर लिखना, साथ ही साथ 7 भी लिख सकते हो। ठीक है सर। अब इसके साथ हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, वो 8 में था, चलो वही डिस्कस कर लेंगे। यहां हमारे 7 वाले हो गए। 8 क्या कहता है? 8 क्या कहता है? सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेट। 8 यानी सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन वाला पॉइंट आता है, यानी अगर आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं ली और ओपिनियन दे दिया, या द एक्सेप्शंस वर मटेरियल इनफ टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, तब भी आप गिल्टी हो जाओगे। इसमें मेन जो आपने 10 लाख और 25,000 वाला एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से 3 क्लॉज आएंगे। सर सबसे पहले 8 आएगा, 8 के साथ 2 ऑब्वियसली आएगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन नहीं करी, और 7 आएगा ही आएगा। और सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पीरियोडिकल है, 8 जरूर लिखना, और अगर मन गए तो 7 भी लिख के आएंगे। अब आते हैं सर 9 क्या कहता है? कंप्लायंस विद गापा, यानी फेलियर टू इनवाइट मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा, तो यू विल बी गिल्टी। 9 में आपने 3 चीजों पे फोकस करना है। लिस्टेड कंपनी की ऑडिट के लिए पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, कोई भी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट है उस पे यूडिन होना चाहिए, एफआरएन और एमआरएन होना चाहिए, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। क्लॉज 10 किसकी बात करता है? क्लॉज 10 टॉक्स अबाउट वन थिंग, दैट इज योर फीस। फीस के अलावा जो भी पैसा मिलेगा उसको आप अपने सेपरेट बैंकिंग अकाउंट में रखेंगे या उसको एक्सपेंड कर देंगे विद इन रीजनेबली शॉर्ट टाइम। सर अगर कोई एडवांस फीस मिली है तो वो भी अपने बैंक अकाउंट में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गॉट इट सर। अगर कोई पैसा ट्रस्ट करके मिला है, ट्रस्ट लीटर क्या होता है? लिक्विडेटर, ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर, तो भी वो आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रख के चलेंगे। अब सर आते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का जो क्लॉज 1 है, इट इज इंपॉर्टेंट क्लॉज। If there is a contravention of PRG मतलब provisions of the act, that is the sections, regulations, जो भी हम regulations वगैरह पढ़ते हैं, या फिर कोई गाइडलाइन जो हम कल पढ़ेंगे काउंसिल जनरल गाइडलाइन, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लॉज नंबर 1 में। इसमें मेन झंझट कहां आता है? आर्टिकल्स के साथ। अगर आर्टिकल्स के साथ आप गलत काम कर रहे हो, उनको टाइम पे स्टाइपेंड नहीं देते, उनसे पैसे लेते हो, तो आप क्लॉज 1 में गिल्टी हो जाओगे। प्लस जो हम कल काउंसिल गाइडलाइंस वाली बातें पढ़ेंगे उसमें भी आप क्लॉज 1 में गिल्टी हो जाते हो। अब आते हैं क्लॉज नंबर 2, इट इज सेम एज क्लॉज नंबर 1 ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, जिसमें ये कहता है एम्प्लॉय को भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। देन आता है क्लॉज 3। हमेशा जब भी क्लॉज 3 आएगा वो फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात करता है। इस बार फॉल्स इंफॉर्मेशन किसको दी? आईसीआई को। यानी इफ यू इंक्लूड इन एनी सिर्फ का क्या मतलब है? स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म। बोलो मेरे साथ, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म। एक बार और, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म। आपने कोई भी ऐसे पर्टिकुलर्स डाले जो फॉल्स है तो आप गिल्टी हो जाओगे। किसको? आईसीसी, इंस्टीट्यूट, उसका काउंसिल, उसकी कमेटियां। वापस इंस्टीट्यूट, उसका काउंसिल, उसकी कमेटियां। केसरिया तेरा। सर इसके बाद सर क्या आता है? इसके बाद आता है डीडी, बॉडी, डीसी। ओहो, डीडी, बॉडी, डीसी, डायरेक्टरेट डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी। और अगर आपके डिसीजन से खुश नहीं है, आप इनकी क्वालिटी से खुश नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और अपीलेट अथॉरिटी। क्लासिक। अब आता है सर लास्ट पॉइंट, क्लॉज नंबर 4, फॉर फ्रॉड, फॉर चोरी, च से चोरी। यानी अगर आपने डेफल्केशन और एम्बेजलमेंट करी है किसी के भी पैसे की इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो आप क्लॉज 4 में गिल्टी। एंड अगर जेल हुई है 6 महीने से ज्यादा, तो पार्ट 3 में गिल्टी। दैट्स इट। तो आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन। 9 मिनट 9 सेकंड में आज की रिवीजन हो गई। यही सच है, यही सच है। इसमें बस इतना ही है जितना आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल इज इनफ। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, कीप रॉकिंग, लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास।